हिंदू माइथोलॉजी में सबसे बड़ा विलन हुआ है रावण, परम ज्ञानी, जिसके पास पुष्पक विमान था जो मन की गति से उड़ता था। उसके विरोधी पैदल चला करते थे। उसके पास सोने की लंका थी जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, यानी हर तरफ से सुरक्षित। उसके पास शिव से पाया हुआ अमरता का वरदान था। उसकी नाभि में अमृत था। रावण एक मात्र योद्धा था जिसके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्राप्त संसार के सबसे मजबूत हथियार थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र। उसने अपने आराध्य शिव के प्रिय देवताओं के राजा इंद्र तक को परास्त किया था। वो पत्नी से प्रेम को वो किस्म मानता था। उसे दूसरों की पत्नी पर हाथ डालने में भी कोई गुरेज नहीं था। उसकी कई पत्नियां थी। उसके भाई और दोस्त परम शक्तिशाली थे। पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती थी, पर वो इतने से भी नहीं मानता था। उसने स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार करनी शुरू की। उसे दुनिया की चीजों जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, समाज, इन सब से कोई मतलब नहीं था। आज की दुनिया में भी एक शख्स है जिसका दोस्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। उसके पास मन की गति से चलने वाला ट्विटर यानी एक्स है। वो एक सेकंड में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकता है। उसके पास ड्राइवर के बिना चलने वाली टेस्ला है। स्पेसएक्स है जिससे वो अंतरिक्ष में कुछ भी भेज देता है। उसके पास कई बीवियां हैं। कई औरतें आरोप लगाती रहती हैं कि वो उनका बॉयफ्रेंड रह चुका है। लोगों का तो ऐसा मानना है कि अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार का बटन भी वही लेके घूमेगा। पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है, लेकिन इन सब से उसे संतुष्टि नहीं मिल रही। उसे दुनिया की चीजों, शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, समाज, इन सब से भी कोई मतलब नहीं है। उसे ये सारी बातें बहुत तुच्छ और नकली लगती हैं। वो मंगल ग्रह तक सीढ़ी बना रहा है ताकि मानव जाति को मंगल ग्रह पर बसाया जा सके। इस शख्स का नाम है इलॉन मस्क। अमेरिका का व्यापारी, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका का नहीं लगता, वो पूरी दुनिया का व्यापारी लगता है, जिसे थानोस की तरह ताकत पसंद है। उसे कमजोरी, सुस्ती और थकान बिल्कुल पसंद नहीं। उसका यही मानना है कि दुनिया ठीक से नहीं चल रही। उसके पास दुनिया के हर तरीके के विपरीत अपना एक तरीका है। वो हर चीज बदलना चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आ रही, ये दुनिया जिसमें वो रहता है। एक फूल बाग को उजाड़ने पर आ जाए तो क्या होगा? इस वीडियो में टटोलेंगे इसी सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है इलॉन मस्क का। इस किस्से की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। 28 जून 1971 ये वो तारीख है जब इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पैदा हुए। इलॉन के पेरेंट्स काफी दिलचस्प थे। फादर इरोल मस्क एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने कई शादियां की थी। पिछले साल इरोल ने यह बताकर सबको चौंका दिया था कि उनकी स्टेप डॉटर से भी उनकी एक सीक्रेट औलाद है। रही बात इलॉन मस्क की मां की, तो वो एक मॉडल थी जो 1969 में मिस साउथ अफ्रीका कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं। इलॉन के दो भाई बहन भी हैं, किम्बल और टोस्का। इलॉन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बचपन में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में काफी कुछ झेलना पड़ा। इस बीमारी से पीड़ित शख्स को सोशली मिक्सअप होने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आम लोगों के मुकाबले कई तरह के पर्सनैलिटी इश्यूज होते हैं। वो किसी से आंख नहीं मिलाते, भाषा पर कमांड नहीं रहती, खेल कूद में अच्छा नहीं कर पाते। ऐसी कई दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आम बच्चे उन्हें बुली करते हैं। इलॉन के माता पिता महज 12 साल की उम्र में ही उनका दाखिला साउथ अफ्रीका में ही एक ऐसे कैंप में करवा देते हैं जहां बच्चों को सर्वाइवल टेक्निक सिखाई जाती थी। ये एक ऐसा कैंप था जहां बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ने की खुली आज़ादी थी। वहां मौजूद इंस्ट्रक्टर्स ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करते कि बच्चे एक दूसरे के साथ खूब फाइट करें, एक दूसरे पर जैसे चाहे वार करें। यह सब इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख सके। इस कैंप में बच्चों को खाना और पानी भी कम दिया जाता था ताकि उनकी भूख बनी रहे। 12 साल के इलॉन को कुछ समझ नहीं आता था। ज्यादातर बच्चे उसे पीटते थे और वो दूसरे बच्चों को मार नहीं पाता था। वक्त यूं ही गुजरता गया।
लेकिन जब मस्क ने 16 साल की उम्र में दोबारा इस कैंप को ज्वाइन किया, तब तक वो लड़ाई के दांव पेच सीख चुका था। वो अब पहले जैसा डरा सहमा मस्क नहीं था, बल्कि इस बार कई लोगों को फाइट में पछाड़ रहा था। उसने सीख लिया था कि खुद पर हमला करने वाले से कैसे निपटना है। 16 साल के इलॉन मस्क को समझ आ गया था कि अपने दुश्मनों से किस तरह बदला लिया जाता है। अफ्रीका में उस वक्त काले और गोरों की लड़ाई काफी आम थी। सड़कों पर खुलेआम जिंदगी और मौत की लड़ाइयां होती रहती थी। उस दौर में अफ्रीका में सर्वाइवल एक बड़ा चैलेंज था, इसलिए कम उम्र में बच्चों को इस तरह के कैंप्स में भेजा जाता था, जहां वो सर्वाइवल टेक्निक सीख सकें। मस्क भी वहां यही कर रहे थे। इलॉन मस्क बताते हैं कि जब वो स्कूल आते थे तो उन्हें सड़कों पर अक्सर ऐसी लाशें दिखती थी जिन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया होता था। सड़कों पर खून के धब्बे पड़े होते थे। इन बातों का इलॉन मस्क के जहन पर धीरे धीरे असर हो रहा था। अब लगे हाथ इलॉन मस्क के बचपन के कुछ और किस्सों को कुरेदते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिर आज के इलॉन मस्क अक्सर अजीबोगरीब हरकतें क्यों करते हैं। फिर चाहे वो ट्विटर खरीदने के बाद बाथरूम सिंक लेकर ट्विटर के दफ्तर में मुस्कुराते हुए घुसना हो, या फिर अपनी इसी हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना हो, मार्क ज़करबर्ग को केज फाइट का न्योता देना हो, या ट्विटर से डील के दौरान टेक्स्ट के साथ टॉयलेट की इमोजी पोस्ट करना हो। कभी वो इंटरव्यू में डिज्नी के मालिक को गालियां दे देते हैं, तो कभी बड़ी बड़ी कंपनियों का टेक ओवर कर उसके पूरे स्टाफ को ही फायर कर देते हैं, जैसा उन्होंने ट्विटर के केस में किया। मस्क की इन हरकतों का राज छुपा है उनके बचपन में। एक दिन इलॉन मस्क अपने स्कूल में थे। इस बीच उन्हें स्कूल के कुछ बच्चे बुरी तरह पीटते हैं। वो इतनी जोर से हमला करते हैं कि उनकी नाक से खून बहने लगता है और नाक की हड्डी टूट जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कई दिनों तक उनका इलाज होता है। नाक में लगी चोट की वजह से मस्क को काफी तकलीफ होती थी। अभी इलाज कराकर मस्क हॉस्पिटल से घर पहुंचे ही थे कि उनके पिता ने उन्हें सामने खड़ा कर तकरीबन 1 घंटे तक डांट लगाई। पिता एरॉन मस्क ने कहा कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें मारा है। तुम हो ही इस काबिल। जिस बच्चे ने तुम्हें मारा है, उसके पिता ने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी जान ले ली थी। उस बच्चे को तुम्हें स्टूपिड बोलने की क्या जरूरत थी। नाक में लगी चोट के दर्द से करा रहे मस्क को उनके पिता दिलासा देने की बजाय कोस रहे थे। इलॉन मस्क की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक वॉल्टर आइजैक्सन कहते हैं कि जब मस्क अपने पिता के रवैये के बारे में उनसे यह किस्सा शेयर कर रहे थे, तो उनका गला भर गया था। वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक रुक कर जवाब दे रहे थे। मस्क के जहन पर बचपन से ही इन बातों ने असर डालना शुरू कर दिया था, इसलिए वो अजीबोगरीब फैसले आज भी लेते हैं जो सबको हैरानी में डाल देते हैं। हालांकि मस्क के पिता का अपने रवैये को लेकर अलग ही विचार है। बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन ने यही बातें जब एलन मस्क के पिता से पूछी, तो उन्होंने बताया कि इलॉन मस्क जो आज तेज रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, वो उन्हीं की सख्त ट्रेनिंग का नतीजा है। इधर इलॉन मस्क अपना बचपना कई उलझनों के साथ गुजार रहे थे। इसी दौरान साल 1980 में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। मस्क के लिए वो वक्त आसान नहीं था, लेकिन जरा सोचिए, एक बच्चा जो पूरी दुनिया से कटा कटा रहता था, वो अपने अकेलेपन में कुछ नायाब इजाद कर रहा था। बचपन से ही इलॉन मस्क का मन कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में लगता था, और इसी के चलते 12 साल की उम्र में ही मस्क ने ब्लास्टर नाम से एक वीडियो गेम बनाई, जिसे एक लोकल मैगजीन ने $500 में खरीद लिया। और इस तरह मस्क ने छोटी सी उम्र में ही अपनी पहली बिजनेस डील की। साउथ अफ्रीका में इलॉन मस्क और उनका भाई किम्बल हमेशा नए बिजनेस आइडियाज ढूंढने में लगे रहते थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। एक बार ईस्टर त्योहार आया। मस्क और उनके भाई किम्बल ने एक और बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मस्क के स्कूल में अमीर बच्चों के पेरेंट्स हर साल ईस्टर फेस्टिवल के मौके पर चॉकलेट ईस्टर एग्स खरीदते थे। इलॉन और किम्बल ने सोचा, क्यों ना हम खुद अपना चॉकलेट ईस्टर एग बिजनेस शुरू करें। दोनों भाई मिलकर घर पर ही ईस्टर एग्स बनाने लगे। उन्होंने चॉकलेट और अंडे की मदद से केक बनाया, फिर उन्हें अच्छे से पैक किया और अपने स्कूल के दोस्तों के बीच बेचना शुरू कर दिया। रही बात इलॉन मस्क की पढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई साउथ अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेटोरिया से की, लेकिन 1988 में 18 साल की उम्र में वो कनाडा शिफ्ट हो गए। मस्क को कनाडा की सिटीजनशिप भी मिल गई, क्योंकि उनकी मां कनाडा से ही थी। इसके 2 साल बाद यानी साल 1990 में मस्क किंगस्टन ओंटारियो में स्थित
स्थित क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और फिर 1992 में मस्क का ट्रांसफर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हो गया, जहां से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। फिर आया साल 1995। इस साल मस्क ने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन महज 2 दिन में ही उन पर ड्रॉप आउट का टैग लग गया। मस्क को समझ आ चुका था कि आने वाला वक्त फिजिक्स का नहीं है, बल्कि आने वाला वक्त इंटरनेट से जुड़ी क्रांति का है। अपने कॉलेज के दौरान ही मस्क 5 आइडियाज पर काम कर रहे थे, जिनसे पूरी दुनिया बदली जा सकती थी। पहला इंटरनेट, दूसरा मल्टी प्लेनेटरी लाइफ यानी अलग अलग ग्रहों पर इंसानों को बसाना, तीसरा ह्यूमन जेनेटिक्स में बदलाव करना ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, चौथा सस्टेनेबल एनर्जी जिससे पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके, और पांचवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि कैसे मस्क ने अपने आइडियाज के दम पर अरबों डॉलर्स की कमाई की। साल 1995 में मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था Zip2। ये एक तरह की ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी। उस वक्त येलो पेजेस चलन में थे, जिनके जरिए किसी बिजनेस का एड्रेस या उनका फोन नंबर मिलता था। लेकिन मस्क अपनी कंपनी के जरिए ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड करवाते थे। यहां आपका ये जानना जरूरी है कि तब तक गूगल लॉन्च नहीं हुआ था। ये गूगल की शुरुआत से 3 साल पहले की बात है। मोटामाटी बात करें, जो आज गूगल मैप कर रहा है, मस्क ने उसकी शुरुआत 1995 में Zip2 के जरिए कर दी थी। खैर, ये आइडिया काफी यूनिक था और कॉम्पैक्ट ने 1999 में मस्क की कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से मस्क ने $22 मिलियन कमाए और इस तरह मस्क महज 28 साल की उम्र में मिलीनियर बन गए। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। 1999 में मस्क ने 3 और को फाउंडर्स के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। Zip2 की तरह उनका ये बिजनेस मॉडल भी काफी यूनिक था। मस्क ने एक ऐसी कंपनी बनाई जो ट्रेडिशनल बैंकिंग की दिक्कतों को दूर कर सके। यही वो कंपनी थी जिसने मस्क को 2 साल में ही इतना पैसा कमा कर दिया जिससे वो रशिया में बैठकर रॉकेट्स की डील कर पा रहे थे। जानते हैं इस कंपनी का नाम क्या था? X.com। ये वही नाम है जिससे ट्विटर का नाम बदला गया। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि X से मस्क की क्या फैसिनेशन है। खैर, X.com एक फुल स्केल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस साइट थी जिससे लोग डिजिटली अपने फंड ट्रांसफर कर सकते थे और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की मेल या ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी। X.com पर अकाउंट बनाने वाले को $20 इंसेंटिव के तौर पर दिए जाते थे। मस्क का ये वेंचर इतना हिट हुआ कि 2 महीने में ही इसके 1 लाख कस्टमर्स बन गए थे। साल 2000 में X.com का मर्जर एक सॉफ्टवेयर कंपनी कन्फिनिटी के साथ हो गया और इस तरह एक नई कंपनी बनी जिसे आज आप पेपाल के नाम से जानते हैं। 2002 में eBay ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया और इस डील से मस्क को मिले $180 मिलियन। महज 31 साल की उम्र में मस्क बिलियनियर बनने की दौड़ में शामिल हो चुके थे। अब मस्क का अगला सपना उनके सामने आकर खड़ा था और वो था SpaceX। स्पेस ट्रैवल को सस्ता और आसान बनाया जा सके, इसके लिए मस्क खुद के रॉकेट डिजाइन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने SpaceX की शुरुआत की। लेकिन SpaceX की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जो शुरू होती है रशिया की राजधानी मॉस्को से। साल 2001 इलॉन मस्क रशिया की राजधानी मॉस्को पहुंचते हैं। उस वक्त मस्क सिर्फ 30 साल के थे, लेकिन तब तक उनके खाते में लाखों डॉलर्स आ चुके थे। मस्क डॉलर से भरा बैग लेकर मॉस्को के डाउनटाउन में एक रशियन इंजीनियर से मिलते हैं। ये इंजीनियर रशियन स्पेस एजेंसी के लिए रॉकेट डिजाइन कर रहा था। इलॉन मस्क उसके सामने रशियन रॉकेट्स खरीदने का ऑफर रखते हैं। वो इंजीनियर पहले तो अपने सामने बैठे एक यंग लड़के को देखकर हैरान होता है और फिर अपने रॉकेट्स की कीमत बताता है। वो कहता है एक रॉकेट के लिए $8 मिलियन चुकाने होंगे। मस्क उसके आगे एक काउंटर ऑफर रखते हैं और कहते हैं वो $8 मिलियन में 2 रॉकेट्स खरीदना चाहते हैं। मस्क की बात सुनकर वो इंजीनियर गुस्से में आ जाता है और उनके जूते पर थूक देता है। इस इंसल्ट के बाद इलॉन मस्क गुस्से से भर जाते हैं और सीधे अमेरिका वापस लौट आते हैं। अगले दिन उनके टेबल पर रशियन रॉकेट्स का प्रोटोटाइप पड़ा हुआ था और इलॉन मस्क ये फैसला कर चुके थे कि वो अपना रॉकेट खुद बनाएंगे। ये सुनकर उनके साथ काम करने वाला हर शख्स हैरान था
कि ये सब आखिर होगा कैसे, लेकिन इलॉन मस्क का इरादा पक्का था और इस घटना के एक साल बाद 2002 में मस्क $100 बिलियन इन्वेस्ट कर स्पेसएक्स की शुरुआत करते हैं और इसके 6 साल बाद 2008 में फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला ऐसा रॉकेट बन जाता है जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। इलॉन मस्क के लिए ये काफी बड़ी जीत थी। इस घटना का जिक्र नासा के हेड रह चुके लॉरी ग्रेवर अपनी किताब एस्केप फ्रॉम ग्रेविटी में करते हैं। इलॉन मस्क अपनी धुन के कितने पक्के हैं इसे लेकर वो लिखते हैं कि जैसे ट्रॉय की हेलेन का चेहरा था जिसकी वजह से हजारों शिप युद्ध में उतार दिए गए, उसी तरह से वो रशियन इंजीनियर का थूक था जिसने हजारों स्पेसशिप लॉन्च करवा दिए। लेकिन स्पेसएक्स का शुरुआती सफर आसान नहीं था। हालांकि अपने पहले लॉन्च से पहले ही नासा से स्पेसएक्स को $396 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके थे। 2006 में स्पेसएक्स ने अपना फैल्कन 1 रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन ये फेल हो गया। इसके बाद शुरू हुआ रॉकेट्स के फेल होने का सिलसिला जो लगातार 2 साल तक चलता रहा। इस दौरान स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेल हुए। फिर सितंबर 2008 में फैल्कन 1 रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च ने स्पेसएक्स को पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बना दिया जिसने अर्थ ऑर्बिट में अपना बनाया रॉकेट भेजा हो। 2016 में इलॉन मस्क एक इंटरेक्शन के दौरान स्पेसएक्स की शुरुआती असफलताओं के बारे में बताते हैं कि वो तब लगभग बैंकरप्ट होने के कगार पर थे। ना तो उनका बिजनेस सही चल रहा था और पहली पत्नी से उनका डाइवोर्स भी हो चुका था। लेकिन इसी दौरान नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को दिया और यह कॉन्ट्रैक्ट $1 बिलियन का था, जिससे उनकी गाड़ी चल निकली। लेकिन स्पेसएक्स के जरिए मस्क ने आगे चलकर जो किया वो काफी क्रांतिकारी था, क्योंकि उनकी कंपनी ने फैल्कन 9 बनाया जो एक रीयूजेबल रॉकेट है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इससे पहले जो रॉकेट यूज करती थी वो एक ही बार में खत्म हो जाते थे, जिससे लाखों डॉलर्स का नुकसान होता था। लेकिन स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाकर स्पेस ट्रेवल को आसान और सस्ता बना दिया। यही कारण है कि स्पेसएक्स का फैल्कन 9 अब तक 441 मिशन कंप्लीट कर चुका है। 396 बार इसकी लैंडिंग हुई है और 357 बार रॉकेट को रीफ्लाइट के लिए यूज किया गया। कॉलेज में इंटरनेट को क्रांति समझने वाले इलॉन ने स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने का प्लान भी बना लिया है। इसके साथ ही स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में भी लगी हुई है। पिछले साल अक्टूबर महीने में स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट ने अपनी लॉन्चिंग और लैंडिंग से इतिहास रच दिया, क्योंकि ये रॉकेट सीधा उसी आर्म पर लैंड किया जिस पर से इसने उड़ान भरी थी। स्पेसएक्स अब तक नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा चुका है, कई कमर्शियल मिशंस को अंजाम दे चुका है और यहां तक कि लोगों को स्पेस की सैर भी करवा चुका है। तो ग्रोथ तो लाजमी ही थी। यही कारण है कि जून 2023 में स्पेसएक्स की वैल्यू $210 बिलियन आंकी गई थी, जिसमें इलॉन मस्क का 42% शेयर है। खैर, ये तो हुई स्पेसएक्स की बात, लेकिन इलॉन को जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दिया उसकी बात भी कर लेते हैं। इसके लिए दोबारा लौटते हैं साल 2004 पर, जब इलॉन मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। असल में ये कंपनी मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापनिंग ने 2003 में शुरू की थी, जिसका नाम फेमस इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया था। इलॉन भी सस्टेनेबल और रीयूजेबल एनर्जी पर काम करना चाहते थे, तो उन्हें टेस्ला में भविष्य दिखा। 2004 में इलॉन इस कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए और 2008 में वो इसके सीईओ बने। शुरुआत में ही मस्क को समझ आ गया था कि टेस्ला में उन्हें ज्यादा पैसा पंप करना पड़ेगा, क्योंकि मस्क इलेक्ट्रिक कारों का एक बड़ा बाजार खड़ा करना चाहते थे। लेकिन मस्क जो सोच रहे थे उसे असलियत में बनाना काफी महंगा था। लेकिन इलॉन को चैलेंज पसंद है, तो उन्होंने ये रिस्क भी उठाया और टेस्ला ने अपनी गाड़ियां बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 2008 में टेस्ला ने रोडस्टर को मार्केट में उतारा, जो एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। इस मॉडल ने खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन 2012 में मॉडल एस लॉन्च हुआ, जो इतना बड़ा हिट रहा कि टेस्ला ने अमेरिकन सरकार से लिया अपना सारा लोन वापस कर दिया। 2015 में कंपनी ने मॉडल एक्स और 2017 में मॉडल 3 मार्केट में उतारा, जो ज्यादा अफोर्डेबल था और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हालांकि इलॉन मस्क टेस्ला के जिस प्रोडक्ट को हिट देखना चाहते हैं वो है साइबर ट्रक, जो अपने लॉन्च पर ही मजाक बन गया। वजह थी ये।
लेकिन 2023 में टेस्ला का मॉडल वाई दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गया। खैर, इलॉन का विजन ही था जिसकी वजह से टेस्ला के शेयर 14 सालों में आसमान छूने लगे। 2010 में टेस्ला के एक शेयर की कीमत जहां $1.5 के आसपास थी, वो आज $289 पर ट्रेड कर रहा है। अपने पीक पर यह शेयर $407 तक टच कर चुका है। यही कारण था कि 2021 में टेस्ला $1 ट्रिलियन नेटवर्थ अचीव करने वाली पहली कार कंपनी बन गई। बाकी कंपनियां टेस्ला से काफी पीछे हैं। यही नहीं, 2006 में मस्क के भाई ने सोलर सिटी नाम से एक कंपनी बनाई थी जिसमें मस्क ने पैसा लगाया। यह कंपनी 2010 तक अमेरिकी घरों में सोलर पैनल लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसे बाद में मस्क ने $2.6 बिलियन में खरीदा और उसका नाम बदलकर रखा टेस्ला एनर्जी। इलॉन मस्क आज ट्विटर के मालिक हैं। ट्विटर को टेक ओवर करने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है, तो चलिए उसे भी समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत 31 जनवरी 2022 से शुरू होती है, जब इलॉन मस्क पहली बार ट्विटर में अपना शेयर खरीदते हैं। 14 मार्च 2022 तक ट्विटर में उनके स्टेक 5% से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन ये सब इलॉन मस्क चुपचाप कर रहे थे। इसके बारे में पब्लिक डोमेन में किसी को कोई खबर नहीं थी, लेकिन अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी में शेयर 5% से ज्यादा हो जाते हैं तो इस कमीशन को जानकारी पब्लिक डोमेन में रखनी होती है, जिससे आम लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है। ये कमीशन आमतौर पर 10 दिनों की डेडलाइन देता है, लेकिन इलॉन मस्क इस डेडलाइन को मिस कर देते हैं। मार्च 2022 के आखिरी दिनों में इलॉन मस्क ट्विटर को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। 24 मार्च 2022 मस्क एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि ट्विटर का एल्गोरिदम बायस्ड है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाने की वकालत करते हैं। 25 मार्च 2022 इलॉन मस्क एक और ट्वीट करते हैं। उन्होंने एक पोल पोस्ट किया और फॉलोअर से पूछा, फ्री स्पीच लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ट्विटर इस प्रिंसिपल को सही से फॉलो करता है? 26 मार्च 2022 को इलॉन मस्क एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि सच में एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है? मैं इस बारे में सीरियसली सोच रहा हूं। 4 अप्रैल 2022 इलॉन पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि ट्विटर में उनका कुल शेयर 9.2% है। जब लोगों को यह पता चला कि इलॉन मस्क के पास ट्विटर के शेयर का एक बड़ा हिस्सा है, तो लोगों को लगने लगा कि मस्क ट्विटर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलॉन मस्क ट्विटर पर काफी एक्टिव थे। वो ट्विटर को बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में पोल पोस्ट के जरिए प्रतिक्रियाएं भी ले रहे थे। अप्रैल 2022 तक ट्विटर पर उनके करीब 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। 5 मार्च 2022 ट्विटर ने अनाउंस किया कि वो इलॉन मस्क को अपने बोर्ड में शामिल कर रहे हैं। ट्विटर के उस वक्त के CEO पराग अग्रवाल ने इलॉन मस्क का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन 11 अप्रैल 2022 के दिन पराग अग्रवाल ने जानकारी दी कि मस्क बोर्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके पीछे की उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, लेकिन जब यह जानकारी दी गई तो लोगों को लगने लगा कि इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच जरूर कुछ खटपट चल रही है। इसके बाद आती है तारीख 14 अप्रैल 2022। इस दिन इलॉन मस्क अपने एक फैसले से सबको हैरान कर देते हैं। इस दिन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का ऐलान कर देते हैं। मस्क का कहना था कि वो ट्विटर को आजाद कराना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिल सके। इस बीच ट्विटर मस्क को रोकने के लिए पॉइजन पिल डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पॉइजन पिल टेक्निक का मतलब होता है कंपनी के शेयरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट देना। ट्विटर ने पॉइजन पिल डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि ट्विटर का शेयर ज्यादा लोगों में बढ़ जाए, जिससे इसे खरीदने में मस्क के पसीने छूट जाएं। इधर 25 अप्रैल 2022 आते आते पता चलता है कि ट्विटर और मस्क के बीच फाइनल डील हो चुकी है। इलॉन मस्क ने $44 बिलियन देकर ट्विटर को खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। इसके बाद तारीख आती है 13 मई 2022। इस दिन मस्क ट्विटर को लेकर की गई डील पर शक जताते हुए कहते हैं कि उन्होंने ट्विटर खरीदने के अपने प्लान को होल्ड कर रखा है। वो चाहते हैं कि पहले ट्विटर ये साबित करे कि उसके 5% से कम यूजर स्पैम या फिर फेक अकाउंट्स वाले हैं।
इस पर ट्विटर के उस वक्त के सीईओ पराग अग्रवाल जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो इसके रिप्लाई में मस्क बेहुदा मजाक करते हुए उन्हें पू इमोजी भेज देते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि जब तक स्पैम अकाउंट्स की गिनती का इशू क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो डील आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद मस्क ट्विटर पर इल्जाम लगाते हैं कि कंपनी ने डील होने से पहले उनको स्पैम यूजर्स की सही जानकारी नहीं दी थी। ये उनके और ट्विटर के बीच एग्रीमेंट का उल्लंघन है। इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर मस्क इस डील से पीछे हटने की कोशिश करते दिखे। 8 जुलाई 2022 के दिन इलॉन मस्क ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि वो इस डील को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर ने एग्रीमेंट के कई रूल्स तोड़े हैं। इसके बाद ट्विटर कोर्ट का रुख करता है। ट्विटर डिमांड करता है कि मस्क डील को उन्हीं टर्म्स पर पूरा करें जिन पर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस बीच 23 अगस्त 2022 के दिन इस पूरे मामले में एक और नए प्लेयर की एंट्री होती है जिनका नाम था पीटर मुडगेजेटको। इस दिन पीटर एक विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। पीटर ट्विटर के फॉर्मर सिक्योरिटी हेड थे जिन्हें जनवरी 2022 में खराब परफॉर्मेंस की वजह से ट्विटर ने फायर कर दिया था। इस रिपोर्ट में ट्विटर के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ट्विटर काफी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। इसके बाद 30 अगस्त 2022 के दिन इलॉन मस्क पीटर मुडगेजेटको के आरोपों को कोर्ट में पेश करते हैं। उस वक्त लीगल एक्सपर्ट्स का कहना था कि जेटको के आरोपों के बावजूद ट्विटर के आर्ग्यूमेंट्स का पलड़ा काफी भारी था। 7 सितंबर 2022 इलॉन मस्क कोर्ट में ट्रायल डिले करने की कोशिश करते हैं लेकिन जज उनकी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर देते हैं। फिर फाइनली 4 अक्टूबर 2022 की वो तारीख आ ही जाती है जब इलॉन मस्क ना चाहते हुए भी ट्विटर को खरीदने का ऐलान कर देते हैं। इसके बाद 26 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क हाथों में सिंक लिए ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। इस वीडियो को मस्क अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हैं। वहीं इलॉन मस्क ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर देते हैं, वही एक्स जिससे इलॉन मस्क का नाता बरसों पुराना था। इस बीच और खबर आई जिसके बारे में पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। खबर ये थी कि इलॉन मस्क ने ट्विटर में काम करने वाले 8000 एम्प्लॉइज में से करीब 6500 को फायर कर दिया है। इसमें ट्विटर के उस वक्त के सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल थे। ये वही ट्विटर था जिसने कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी बैन कर दिया था, लेकिन ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को दोबारा से रीस्टोर कर दिया। हालांकि इस लिस्ट में ट्रंप अकेले नहीं थे। इलॉन मस्क ने कई कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज का ट्विटर अकाउंट एक झटके में बहाल कर दिया। साल 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में मस्क अहम भूमिका भी निभाते हैं। साल 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिलती है तो इलॉन मस्क जमकर डांस करते हैं। दूसरी तरफ जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप लोगों को संबोधित करते हुए इलॉन मस्क की खूब तारीफें करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के काफी बड़े आलोचक थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि इलॉन मस्क ट्रंप के सबसे खास बन गए। ये मामला भी समझ लेते हैं। साल 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ही इलॉन मस्क ने अमेरिका की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2008 और 12 के अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव में इलॉन मस्क बराक ओबामा के बड़े समर्थक की तरह दिखाई देते हैं। वहीं 2016 में हिलरी क्लिंटन और साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वो जो बाइडेन को जिताने की पैरवी करते हैं। कुल मिलाकर जब से इलॉन मस्क ने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की तब से वो डेमोक्रेट्स का ही समर्थन करते थे और उन्हें ही वोट दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मस्क की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बदलती गई। हालांकि इस बदली हुई स्ट्रेटजी के पीछे भी मस्क की बिजनेसमैन वाली ही सोच थी। जनवरी 2017 का महीना चल रहा था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार थी। इसी बीच इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है। मस्क अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से स्पेसएक्स के मंगल मिशन के लिए मदद मांगते हैं। मस्क चाहते थे कि नासा और अमेरिकी सरकार स्पेसएक्स के डीप स्पेस प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल स्पेस मिशंस को फंडिंग और रेगुलेटरी सपोर्ट दे। डोनाल्ड ट्रंप को इलॉन मस्क का प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन का आइडिया काफी पसंद आया। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ट्रंप सरकार ने नासा को प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, जो स्पेसएक्स के लिए एक बड़ा फायदा था।
मई 2020 में क्रू ड्रैगन डेमो 2 मिशन लॉन्च हुआ, जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स की फ्लाइट में भेजने का पहला मिशन था। ट्रंप खुद केनेडी स्पेस सेंटर गए और मस्क के विजन की तारीफ की। इससे स्पेसएक्स को सरकार और जनता दोनों का भरोसा मिला। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बावजूद इलॉन मस्क का राजनीतिक झुकाव अब भी डेमोक्रेट्स की तरफ ही था। साल 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क अचानक से अपना सब कुछ दांव पर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। आइए इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 2020 से होती है, जब मस्क और बाइडेन सरकार के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे। बाइडेन सरकार ने टेस्ला को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। अगस्त 2021 में व्हाइट हाउस इलेक्ट्रिक व्हीकल समिट हुआ। इस समिट में इलॉन मस्क को इनवाइट तक नहीं किया गया था। इसके बाद इलॉन मस्क और बाइडेन सरकार के बीच दूरियां काफी तेजी से बढ़ने लगी। बाइडेन सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोर्ड और जनरल मोटर्स को प्राथमिकता देने लगी थी। इलॉन मस्क को यह बात खटकने लगी, क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर थी। फिर भी व्हाइट हाउस में बैठी बाइडेन सरकार आहिस्ता आहिस्ता टेस्ला को नजरअंदाज कर रही थी। इसके बाद इलॉन मस्क जो बाइडेन की सोशल मीडिया पॉलिसी की कड़ी आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। इलॉन मस्क ट्विटर फाइल्स नाम से एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित करते हैं, जिसमें ट्विटर के भीतर सेंसरशिप को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ट्विटर फाइल्स डॉक्यूमेंट में यह भी कहा जाता है कि साल 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस दौरान जो बाइडेन के बेटे हंटर से जुड़ी एक स्टोरी को दबाया गया, जिससे बाइडेन को चुनावी नुकसान हो सकता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मस्क का रुख जो बाइडेन के लिए तल्ख होता गया। इधर साल 2022 में इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया था। मस्क ट्विटर खरीदने के दौरान फ्री स्पीच की बात कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने जो बाइडेन की खुली आलोचना करनी शुरू कर दी थी। ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद उन्होंने कई ऐसे अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया जिन पर पहले ट्विटर ने बैन लगा दिया था। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था, जिसे 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिंसा के बाद बैन कर दिया गया था। यानी ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल करना मस्क की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वैसे ट्रंप और मस्क में एक बात सेम टू सेम है, वो है इन दोनों का बड़बोलापन। कोई वक्त था जब ये दोनों धुरंधर एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे। इसका एक उदाहरण मिलता है ट्विटर डील के दौरान। मस्क ने जब ट्विटर को $44 बिलियन देकर खरीदा, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बुलशिट आर्टिस्ट कह दिया। इसके बाद इलॉन मस्क भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए काफी बूढ़ा बता दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो मस्क ने जवाब में कहा था, टू मच ड्रामा, डू वी रियली वांट अ बुल इन अ चाइना शॉप सिचुएशन एवरी सिंगल डे। इसके साथ ही मस्क ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बनने की उम्र 69 साल तक ही होनी चाहिए। हालांकि ट्रंप और मस्क में एक और कॉमन चीज है, वो है किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले अपना फायदा देखना। यही कारण रहा कि 2024 चुनाव से पहले तक एक दूसरे को गाली देने वाले ये दोनों लोग चुनाव से ऐन पहले एक साथ हो लिए। 2024 का चुनाव करीब था। इस बीच मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगे। इसके बाद इलॉन मस्क खुले तौर पर रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका का रिवाज रहा है जहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़े बड़े बिजनेसमैन खुलकर पार्टियों का समर्थन करते हैं। जैसे साल 2024 के इलेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने कमला हैरिस को अपना समर्थन दिखाया। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने अपना सीधा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दिया। इन सब के बीच इलॉन मस्क का समर्थन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि मस्क ना केवल इस चुनाव में पैसा खर्च कर रहे थे, बल्कि उनके पास इस बार एक्स के रूप में ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए वो चुनाव का नैरेटिव भी सेट कर सकते थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलॉन मस्क ने ट्रंप और उनके दूसरे रिपब्लिकन कैंडिडेट्स पर लगभग $288 मिलियन खर्च किए। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में इलॉन मस्क ने स्विंग स्टेट्स में गिव अवे स्कीम अनाउंस कर दी, जिसमें उन्होंने कहा जो कोई फ्री स्पीच और गन के अधिकार वाले पिटीशन पर साइन करेगा, उनमें से एक लकी विनर को रोजाना $1 मिलियन कैश प्राइज दिया जाएगा।
और मस्क ने ये पैसा बांटा भी। साल 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव शुरू होने तक कई लोग ये कहने लगे थे कि एक्स ऑफिशियली ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का हिस्सा बन चुका है। साल 2024 का अमेरिकी चुनाव शुरू होने तक इलॉन मस्क के पास एक्स पर 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। इस दौरान उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि वो अपने फॉलोअर्स के बीच ट्रंप के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर एक डॉक्टर्ड वीडियो भी शेयर किया जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस कुछ अलग ही कह रही थी। इलॉन मस्क ने इस डॉक्टर्ड वीडियो की जांच पड़ताल किए बगैर ही इसे अपने 200 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले एक्स अकाउंट पर लाफ्टर इमोजी के साथ अपलोड कर दिया और साथ में लिखा दिस इज अमेजिंग। इस वीडियो को उस वक्त 136 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। सोशल मीडिया पर लोगों को लगने लगा कि वाकई कमला हैरिस ने ही ऐसी कोई बात कही है। खैर, नवंबर 2024 को चुनाव के नतीजे आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर में भारी उछाल देखने को मिलता है। वहीं जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं तो वो अपनी कैबिनेट में इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। इस पद को लेकर ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पहले ही संकेत दे दिया था। ट्रंप की जीत के बाद इलॉन मस्क का बिजनेस अब सिर्फ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उनके सर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इलॉन मस्क के पास टेस्ला की रीच पूरी दुनिया तक बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव भी बनाया है। टेस्ला के लिए विदेशी बाजारों में एंट्री आसान करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई देशों से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने या खत्म करने की मांग की है। भारत टेस्ला के लिए एक बड़ा बाजार हो सकता था, लेकिन यहां विदेशी इलेक्ट्रिक कारों पर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिससे टेस्ला की गाड़ियां बहुत महंगी पड़ती हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने $40,000 से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 110% से घटाकर महज 70% कर दिया है। इस तरह टेस्ला की भारत में एंट्री का रास्ता भी खुल गया है। असल में भारत सरकार और टेस्ला के बीच जो विवाद था वो इस चीज को लेकर था कि भारत सरकार चाहती थी कि टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खोले, लेकिन इलॉन मस्क इसके लिए राजी नहीं थे। यही कारण था कि इलॉन मस्क जो काफी वक्त से भारतीय बाजार में एंट्री करने की सोच रहे हैं, वो अब तक एंट्री नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद इलॉन मस्क की टेस्ला का भारतीय बाजार में आना लगभग तय है। यानी इलॉन मस्क ट्रंप की जीत से पहले जहां इन्वेंटर के तौर पर जाने जाते थे, वो अब एक व्यापारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। और व्यापारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यापारी जिसने नैरेटिव को कंट्रोल कर सरकारों को अपनी मुट्ठी में करने का एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क का नेता डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बच पाया। अब जाते जाते एक नजर इलॉन मस्क के निजी जीवन पर भी मार लेते हैं। इलॉन अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। मस्क की कई पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। जनवरी 2000 में इलॉन मस्क जस्टिस विल्सन से शादी करते हैं। विल्सन 6 बच्चों को जन्म देती हैं। इनमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है। इलॉन मस्क और जस्टिस विल्सन की शादी ज्यादा सालों तक नहीं चल पाती। साल 2008 में दोनों के बीच तलाक हो जाता है। इसके बाद साल 2010 में इलॉन मस्क ब्रिटिश एक्ट्रेस तलुला राइली से शादी कर लेते हैं। ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। साल 2012 में दोनों का तलाक हो जाता है, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 2013 में मस्क एक बार फिर तलुला राइली से दोबारा शादी कर लेते हैं। फिर साल 2016 में दोनों के बीच एक बार फिर से तलाक हो जाता है। इसके बाद इलॉन मस्क कैनेडियन सिंगर ग्राइम्स को डेट करते हैं। इन दोनों की शादी तो नहीं होती, लेकिन इन दोनों के 3 बच्चे हैं। हालांकि कुछ सालों के बाद ग्राइम्स और मस्क के बीच ब्रेकअप हो जाता है। फिर मस्क अपनी कंपनी न्यूरालिंक की कर्मचारी शिवॉन जिलिस को डेट करना शुरू कर देते हैं। इनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। इस तरह इलॉन मस्क 2 शादियों और 3 गर्लफ्रेंड से हुए 14 बच्चों के पिता हैं।
इनमें से उनके एक बेटे ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया है। उसने ना सिर्फ अपना जेंडर बदला बल्कि मस्क से अपना नाता तक तोड़ दिया है। यही वो मोमेंट था जब इलॉन मस्क को वोक कल्चर और लिबरल आइडिया से चिढ़ होने लगी। इसके बाद से मस्क ने खुले तौर पर वोक कल्चर का विरोध करना शुरू कर दिया। वोक कल्चर एक सामाजिक सोच है जो समानता, न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में अन्याय और भेदभाव को पहचान कर उसका विरोध करना है। इलॉन मस्क का मानना है कि ये वोकिज्म समाज और सभ्यता को खत्म कर रहा है। ट्विटर टेक ओवर करने के बाद मस्क वोकिज्म के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। इलॉन मस्क की 20 साल की ट्रांसजेंडर बेटी विवियन जेना विल्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मस्क एक एब्सेंट फादर थे और उनके क्वीर और फेमिनाइन होने पर बचपन में उनके साथ क्रूर व्यवहार करते थे। इससे पहले इलॉन मस्क ने विल्सन के लिए कहा था, शी इज नॉट अ गर्ल। उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनकी नजरों में मर चुकी है। विल्सन एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बचपन में मस्क उन्हें ज्यादा मस्कुलाइन दिखने के लिए फोर्स करते थे। यहां तक कि उन्होंने विल्सन पर आवाज मोटी करने का प्रेशर भी बनाया था। विल्सन इंटरव्यू में बताती हैं कि जब मैं चौथी क्लास में थी उस वक्त एक रोड ट्रिप के दौरान मस्क मुझ पर चिल्लाते रहे क्योंकि मेरी वॉइस उनके हिसाब से ज्यादा पतली थी। विल्सन के मुताबिक इलॉन मस्क कोल्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड और नार्सिसिस्ट हैं। इलॉन मस्क सोशल मीडिया पर कई बार गालियों को लेकर चर्चा में रहे। एडवाइजर्स को तक कह दिया था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि मस्क आज भी भाषा पर कंट्रोल नहीं कर पाते और दुनिया जीत लेने वाला ये शख्स कहीं ना कहीं अपने निजी जीवन में हारा हुआ सा दिखाई देता है। और अगर विल्सन की बातों पर गौर करें तो इलॉन मस्क कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे उनके पिता हुआ करते थे। बचपन से ही दुनिया जीत लेने की चाह लिए मस्क ने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई। मस्क स्पेस मिशन के जरिए मंगल तक पहुंचने की चाह लिए बैठे हैं। मस्क ने उस ट्विटर को भी अपने नाम कर लिया जहां से दुनिया भर में पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है। पैसा और पावर की इतनी भूख थी कि जिस ट्रंप को जिताने की कसम खाई उसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। जीवन में इतना कुछ पाने के बावजूद इलॉन मस्क निजी पारिवारिक जीवन में भटके भटके से दिखाई देते हैं। इलॉन मस्क की कहानियों से गुजरते हुए मुझे फिल्म पजल का डायलॉग याद आता है जिसमें अभिनेता इरफान खान कहते हैं, लाइफ इज मेसी, इट डजंट मेक एनी गॉडडैम सेंस, सॉरी टू ब्रेक द न्यूज टू यू, लाइफ्स जस्ट रैंडम, एवरीथिंग्स रैंडम, माई सक्सेस, यू आर हेयर नाउ, there's nothing we can do to control anything, but when you complete a puzzle, when you finish it, you know that you have made all the right choices. No matter how many wrong pieces you tried to fit into a wrong place, but at the very end, everything makes one perfect picture. What are the other pursuits can give you that kind of perfection? Faith, ambition, wealth, love? No, not even love can do that, Mata. Not completely. लेकिन जाते जाते फिर एक सवाल रह जाता है, क्या पता इलॉन मस्क ही सही हो और हम सब गलत। लेकिन सही और गलत के पार एक मैदान है, वहीं मिलेंगे। तो ये था इलॉन मस्क की जिंदगी से जुड़ा पूरा किस्सा।